सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टूल्स। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। आई मीन कि अकाउंटिंग की कहीं पे भी अगर आपसे कोई इम्पोर्टेंस पूछ ले या उसके ऑब्जेक्टिविटी क्या है तो आप उसको इजीली डिफाइन कर पाएंगे। इसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग कैसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या चीज़ें हैं, अगेन उसमें कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं और उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग का रोल क्या है एंड उसके क्या बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में बेसिकली यूज करते हैं। अगेन जो ये सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जाते हैं, यानी जब आप क्वेश्चंस लगाने जाते हैं, जनरल एंट्रीज बनाने जाते हैं, तो ये सारे टर्म्स आपके सामने आते हैं। मगर अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो डेफिनेटली बहुत चांसेस हैं कि आपकी एंट्रीज गलत हो सकती है। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया आपके एंट्रीज की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी और डेफिनेटली है कि आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। ज्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। एक रोल ऑफ अकाउंटिंग के रूप में क्या है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होती गई वैसे वैसे अकाउंटिंग का रोल भी बदलता जा रहा है। इसमें बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन का मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन करके एक रिपोर्ट देते हैं जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता लगता है और इसी वजह से इसे हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। अगेन इसे बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में ये सिस्टम बिजनेस के डिफरेंट यूजर्स को अपने मतलब किसी भी सिस्टम या एंटिटी या बिजनेस के बारे में इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन देता है। ये केवल पास्ट टाइम की फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव डाटा को ही प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं तो उन्हीं को ये प्रोसेस करता है और उन्हीं के बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाता है। तो इसीलिए ये केवल फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव डाटा को ही लेता है जो कि पास्ट टाइम से रिलेटेड होता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको नहीं प्रोवाइड करता। तो जब भी हम किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो अपने माइंड में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस को समझने में मदद कर रहा है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट हैं और जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप जर्नलाइजेशन या लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस इन सब जगहों पे आप इनकी पोस्टिंग कर रहे होंगे या जब आप एंट्रीज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज है और उसका क्या मतलब है। तो उससे क्या है कि आपकी एंट्री सही होने की ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगी। अब एंटिटी का क्या मतलब होता है? तो देखो, एंटिटी का मतलब होता है कोई भी चीज, चाहे वो पर्सन हो या कोई भी एक लेट सपोज यानी बिजनेस की मतलब एक पर्सन के रूप में आइडेंटिटी, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पर्सन हो, मतलब कोई भी ऐसा, जैसे हम कह सकते हैं एक जीवित मनुष्य। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस भी एक ऑब्वियसली एक पर्सन ही है। अब वो पर्सन कैसे हो सकता है? तो देखो उसकी भी एक आइडेंटिटी है और उसकी आइडेंटिटी को जो कंफर्म करता है वो क्या करता है कि उसका अपना एक बैंक अकाउंट होता है, उसका भी एक अपना सिग्नेचर होता है ना। आपने देखा होगा कि बिजनेस जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसकी एक मोहर होती है जो वो हर जगह लगाता है। तो वो मोहर बेसिकली क्या है? जो वो मोहर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेचर है, यानी वो अटेस्ट कर रहा है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्ट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे सुपर बाजार या आईटीसी लिमिटेड, ये एक एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये एक बिजनेस के रूप में है लेकिन ये एक इंसान के रूप में भी है। यानी अकाउंटिंग सिस्टम में भी हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानते हैं और जिसे हम अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं। अगेन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, जब आप अकाउंट्स बनाते हैं तो आप खुद को एक कंपनी मानते हैं, यानी खुद आप एक उस बिजनेस के पर्सन है। अगेन जो ओनर है वो भी उस बिजनेस का पार्ट नहीं है क्योंकि उसके द्वारा लाया गया कैपिटल या जो पूंजी या जो पैसा उसने लगाया है वो भी लायबिलिटी है। तो इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं।
उसके बाद है ट्रांजैक्शंस, जो आपने कई बार पढ़ा भी है। तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई भी इवेंट जब दो लोगों के बीच यानी दो एंटिटी के बीच कोई भी कैश या क्रेडिट पे किसी चीज का ट्रांजैक्शन हो, यानी ऐसा लेन देन हो जिसमें या तो कैश सीधे इन्वॉल्व हो या क्रेडिट हो, यानी कैश में ही लेन देन हो, भले ही वो तुरंत पैसा मिल जाए या फ्यूचर में उसका पैसा मिले। उसके बाद आता है एसेट। एसेट आपका क्या चीज होता है? अगेन एसेट का मतलब होता है यानी कोई भी सामान जब कोई कंपनी अपने इस्तेमाल करती है तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, यानी जो भी सामान कंपनी अपने ऑपरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करती है, इसे हम ज्यादातर दो भागों में बांटते हैं। किन किन भागों में बांटते हैं? अगेन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। अब बुक में एक हम लोग की एनसीईआरटी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, इसमें बहुत ब्रीफ में समझाया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या चीज समझने वाली चीजें हैं, ये आपको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करके आपको एक पूरा तरीके से बता दिया है। जैसे ये नॉन करंट एसेट है और ये करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं? जिसमें फिक्स एसेट्स आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती है, अगेन डिफर्ड एसेट्स आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आती है और अदर करंट एसेट्स आती है। अब फिक्स एसेट्स के भी कुछ सब डिविजन्स है, जैसे टेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या है, इन सब का क्या मीनिंग है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह अगर हम करंट एसेट में देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्रीज क्या है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या चीज है, और अदर करंट एसेट्स क्या चीज है। सो नॉन करंट एसेट को पहले जो ये वाला पार्ट है आपका नॉन करंट एसेट, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज थी फिक्स एसेट्स। हमने देखा ऐसे एसेट जिनकी लाइफ बहुत लंबी है, यानी कई सालों तक वो बिजनेस या कंपनी या एंटिटी उसको यूज कर सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स कहते हैं। यानी इनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है, कई सालों तक ये हम लगातार यूज में आते रहते हैं। अब इसमें क्या आता है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिनको आप हाथों से छू सकते हैं। बेसिकली टेंजिबल वर्ड इसी के लिए आया, छू कर देख सकना। उन एसेट्स को हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे मशीनरी को आप डेफिनेटली हाथों से छू सकते हैं। इसी तरह और भी जो उसके एसेट्स हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। उसी तरह कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? अगेन ये टेंजिबल एसेट एसेट्स में आते हैं और इंटेंजिबल एसेट भी कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स एसेट्स में आते हैं। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिन्हें हम हाथों से छू नहीं सकते, पर कोई भी कंपनी उसे कई सालों तक यूज करती रहती है। यानी ये एक तरह के एसेट्स ही हैं मगर हम इसको छू नहीं सकते। तो जैसे कंपनी ने मान लीजिए कोई ट्रेडमार्क लिया हुआ है या कॉपीराइट लिया हुआ है जो वो कई सालों तक यूज करेगी, क्योंकि उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता डेफिनेटली। तो वो कई सालों के लिए उसको मिल गया तो वो कई सालों तक यूज करेगा, क्योंकि उसका रिन्यूअल टाइम बहुत सालों तक होता है। तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे अगर हम कोई मतलब अगर हम इसे और डीप में समझे तो जैसे अगर आप कोई भी खाने का प्रोडक्ट आज के टाइम में पैक्ड फूड खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक एफएसएसआई का लोगो भी लगा होता है। तो ये अगेन एफएसएसआई क्या, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉडी है, बट क्या करती है? फूड की क्वालिटी को चेक करके ऑथराइज कर देती है प्रोड्यूसर को कि ठीक है वो जो अपना सामान बेच रहा है उसकी वो क्वालिटी मीट कर रहा है, सो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एफएसएसआई को प्लेस कर सकता है। तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट्स का काम है। इसी तरह कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसे हम शॉर्ट में CWIP भी कहते हैं। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो कोई बिल्डिंग बना रही है, लेकिन अभी बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ। अगेन जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनके तैयार होती है तो उसमें कई सालों का टाइम लगता है। तो जो अलग जब तक वो बन के तैयार होगी तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग तो हम हर साल करेंगे। तब जब तक वो कंस्ट्रक्शन में है उतने सालों के बीच के सालों में जो हम अकाउंटिंग करेंगे उसको हम CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में उसको दिखाते रहेंगे।
इसी तरह इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आता है। अब ये क्या चीज होता है, तो देखिए मान लीजिए आपकी कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करके बेचते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वही सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कई सालों का टाइम लग जाता है, तो अगेन जब आपको कई सालों का टाइम लगता है तो उन सालों के बीच में जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उन सालों में वो क्या कहलाता है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अभी तक हमने नॉन करंट एसेट देखा, अब हम देखेंगे करंट एसेट्स क्या होते हैं। यानी ऐसे एसेट जिनकी लाइफ छोटी हो, यानी जो कंपनी में सिर्फ 1 साल तक इस्तेमाल हो, साल भर के अंदर ही इसकी डेट होती है, यानी इतने दिन ही ये चलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं, फर्स्ट होता है करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो किसी कंपनी ने केवल 1 साल के लिए ही किया हो, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो 1 साल में ही मैच्योर हो जाएगा, यानी उस पे जो रिटर्न मिलना है वो साल के अंदर ही मिलके खत्म हो जाने वाला है, तो उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। कंपनीज अपने कैश को करंट एसेट में इन्वेस्ट करती रहती हैं सो दैट कि वो एक वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर पाए। उसके बाद आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है, तो जो भी सामान कोई कंपनी सिर्फ बेचने के लिए बनाती है उसे हम इन्वेंट्रीज कहते हैं। अगेन इन्वेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब ये टर्म हमारे सामने आ जाता है तो हम लोग इसकी मीनिंग नहीं डिफाइन कर पाते उस टाइम, और कंफ्यूजन में हम लोग गलत एंट्रीज कर देते हैं, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। इन्वेंट्रीज मतलब वो सामान जो कंपनी बेचने के लिए बना रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। उसी तरह ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो इसे हम अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब होता है कि जब कोई बिजनेस उधार पे कस्टमर को सामान बेचता है तो उससे जो मनी अभी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन अगेन आगे उसको डेफिनेटली उससे रिसीव तो हो जाएगी नहीं, वो कस्टमर डेफिनेटली पैसा तो दे ही देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। उसी तरह होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश यानी जो मनी है कंपनी के पास अभी अवेलेबल है, यानी जो कैश अभी अवेलेबल है उसके पास। एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, तो कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने की हो और वो जब चाहे इंस्टेंटली उसको कैश में कन्वर्ट इजीली कर सके, तो उसे हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। इसमें एक चीज और आती है, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। यानी कोई ऐसा लोन जो शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब क्या है कि 1 साल के अंदर कंपनी ने अपने डे टू डे कैश को पूरा करने के लिए कोई लोन लिया, और या फिर कंपनी ने कोई एडवांस लिया है जो सिर्फ 1 साल के लिए, तो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन या फिर एडवांसेस कहते हैं। उसके बाद आता है अदर करंट एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें वो चीजें आती हैं जब कंपनी कोई बेनिफिट लेती है किसी से, लेकिन अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, और वो जब चाहे तब इससे आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसे हम अदर करंट एसेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है, तो ऐसा उधार जो कंपनी फ्यूचर में रिपे करने के लिए बाध्य है, यानी उसे फ्यूचर में तो रिपे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो उसकी लायबिलिटी, उसे तो हम लायबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रेडिटर्स क्लेम भी कहते हैं उधार वापस करने के लिए। इनफैक्ट फर्म की एसेट को भी बेचा जा सकता है, और कंपनी उधार लेती रहती है क्योंकि उसे बहुत सारे रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम और भी चीजें और भी खर्चे हैं जिनको पूरा करने के लिए उसे उधार लेना ही पड़ता है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अब एक ये फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसी तरह करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो अभी हम इन सबको एक एक करके ब्रीफ में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी ऐसी देनदारी जो कंपनी को लंबे से समय तक चुकानी है। यानी जो लोन उसने या उधार अगर उसने किसी से लिया है और उसको आने वाले कुछ सालों
बाद तक चुकाना है तो उसे हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। इसमें पहली चीज क्या आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी ऐसे लोन जिसे कंपनी को कई सालों तक वापस करना है। दूसरा आता है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिसका पेमेंट कंपनी अगले साल करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऐसे उधार जिनको कंपनी को एक साल के बाद वापस करना है और जिन्हें वो किसी इंडिविजुअल नेम से नहीं शो कर सकती, उसे हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करते हैं। यानी उधार तो लिया है किसी पर्सन, बहुत सारे पर्सन से, अब उतने सारे पर्सन का नाम वो नहीं लिख सकते, सो वो क्या करते हैं, वो एड ऑन करके उसको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो कर देते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब कंपनी क्या होता है कि एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट देने होते हैं, जैसे उसको ग्रेचुइटी का बेनिफिट देना है, लीव एनकैशमेंट देना है, तो इनको पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, प्रोविजंस बनाती है, यानी अपनी जो अर्निंग हुई उसमें से कुछ पैसा निकाल के अलग रखती जाती है ताकि ये बेनिफिट उसको दे सके। तो ये भी अगेन एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा उसको देना ही है और ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होता है, तो इसे हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में इसके ऊपर से एमसीक्यूज डेफिनेटली बन के आते हैं कि एम्प्लॉय के बेनिफिट, लीव एनकैशमेंट या ग्रेचुइटी या पीएफ, ये एसेट है या लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आती है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज यानी ऐसे उधार जो विद इन अ ईयर उसको रीपे करना है। अब इसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी ऐसा उधार जो कंपनी ने एक साल के लिए लिया हो, यानी जिसका रीपेमेंट उसे एक साल के अंदर करना पड़ेगा। उसी तरह ट्रेड पेबल्स होते हैं, जब कंपनी ने अपनी किसी वेंडर से उधार पर सामान लेती है और जिसका पैसा उसे एक साल के अंदर ही लौटाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रेड पेबल कहते हैं। इसी तरह जो अगली चीज आती है वो क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज। इसका क्या मतलब होता है, तो कोई भी ऐसा उधार जो कंपनी ने थोड़े समय के लिया हो और जिसका रीपेमेंट उसे एक साल के अंदर करना हो। उसी तरह जो अगली चीज है वो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसका क्या मतलब होता है, तो जब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म यानी एक साल के खर्चों के लिए प्रोविजंस बनाती है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसे एम्प्लॉय के कुछ ऐसे बेनिफिट देने हैं जो उसको कई साल बाद देना है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या कह सकते हैं कि जो उसको विद इन ईयर ही उसको देना है, जैसे इंसेंटिव प्लान्स हो गए, अलग अलग चीजें हो गए, तो खर्चे उसको करने हैं, तो इनको पूरा करने के लिए कंपनी क्या करेगी, डेफिनेटली इनको पूरा करने के लिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनाएगी। तो ये था पूरा लाइबिलिटीज का हमने पढ़ा, और एसेट्स को देखा कि कैसे एसेट का कैसे क्लासिफिकेशन है और फर्दर उसके कौन से सब डिविजन्स है। उसी तरह हमने लाइबिलिटीज देखी कि लाइबिलिटीज का कैसे क्लासिफिकेशन है और उसका सब डिविजन्स और उसका क्या मतलब है। सो इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो क्या आता है, वो आता है कैपिटल। अच्छा, अब कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा या सामान ओनर अपनी तरफ से बिजनेस में लगाता है, अगेन जो ओनर ने अपना पैसा और सामान लगाया बिजनेस में, उसे बिजनेस क्या मानता है, बिजनेस अपनी लाइबिलिटी मानता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर में उसको वो सारा सामान या वो पैसा ओनर को लौटाना ही पड़ेगा, भले ही इसके लिए कंपनी के एसेट ही क्यों ना बेचने पड़ जाएं, तो इसीलिए इसको क्या मानती है, लाइबिलिटी मानती है। अगेन यहाँ एक चीज और समझने वाली है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। ओनर मालिक है, लेकिन जब अकाउंटिंग हम करते हैं तो बिजनेस को एक एंटिटी मानते हैं, तो ओनर अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। इसीलिए अगर ओनर ने भी पैसा लगाया तो उसे भी हम लाइबिलिटी ही मानते हैं, और अगर ओनर पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है सेल्स। आपने कई जगहों पे ये टर्म सुना होगा कि सेल इतनी हो गई, तो सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है कि जितना भी पैसा कंपनी ने
अर्न किया है। ये अर्न कैसे किया है? तो उसने अपनी गुड एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचा है, फिर भले ही वो चाहे कैश में बेचा हो या क्रेडिट पे बेचा हो, तो उसको बेचने से जो उसे पैसा अर्न किया है उसे क्या कहते हैं? हम सेल्स कहते हैं। उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है? तो इसे हम कंपनी की इनकम भी कहते हैं, क्योंकि इससे में वो पैसा आता है जो कि बिजनेस अपनी गुड और सर्विसेज को बेच के अर्न करता है। और कई बिजनेस में इसे हम रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा भी कहते हैं। एक चीज और यहाँ समझने वाली है, जो सेल्स होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है, लेकिन जब बात रेवेन्यू की आती है तो रेवेन्यू में टैक्स एक्सक्लूडेड होता है, यानी टैक्स को घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो रेवेन्यू में काउंट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि रेवेन्यू को कैसे सेट किया जाए। इस चीज को समझना है कि रेवेन्यू क्या है? वो कोर वो चीज है जो कोर इनकम है जो कंपनी ने अर्न किया है। लेकिन सेल्स क्या है? सेल्स वो टोटल पैसा है जो पूरा सामान बेच के उसको रिसीव हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है सेल्स और रेवेन्यू में। अगली चीज आती है एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खर्च किए हैं, यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चे करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? तो जब कंपनी कोई खर्चा करती है, फिर चाहे वो कैश में हो या फिर उससे लायबिलिटी जनरेट हो रही हो जिससे कि कंपनी अपना इनकम बढ़ा रही हो, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर इसकी बेनिफिट केवल 1 साल तक ही चले, यानी 1 साल के अंदर ही पूरा हो जाए, तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और जिसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। लेकिन अगर इन खर्चों का बेनिफिट कई सालों तक रहेगा तो फिर वो क्या बन जाएंगी? वो अगेन एसेट बन जाएंगी। इसके बाद आता है प्रॉफिट। जब कंपनी का रिवेन्यू उससे एक्सपेंसेस ज्यादा हो, यानी उसने जो रिवेन्यू अर्न किया, यानी उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी, सेल्स हुई, सेल यानी उसने अपना जो गुड को मार्केट में बेचा और उससे जो पैसा प्रॉपर रिसीव हुआ वो गई सेल्स, फिर उसने टैक्स को घटा दिया तो बन गया रेवेन्यू। फिर जो रेवेन्यू है और उसके बाद जो खर्चे कंपनी के हैं, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा आ गया प्लस पॉजिटिव फिगर है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ओनर्स हैं वो क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको एडिक्वेट रिटर्न मिलने की संभावना दिखाई देगी। उसके बाद है गेन। अब प्रॉफिट और गेन के बीच में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कई लोग एक समझ लेते हैं, बट अगेन गेन एक अलग चीज है और प्रॉफिट एक अलग चीज है। गेन का मतलब क्या होता है? गेन में वो इवेंट और ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो इंसिडेंटल नेचर के हैं, यानी एकदम से हैपनिंग में हो गए और बिजनेस और उससे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। सपोज अगर बिजनेस ने अपना कोई एसेट बेच दिया और उस एसेट को बेचने से उसको तुरंत पैसा मिल गया और उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसे हम गेन कहते हैं। लेकिन अगेन वो ऐसा एसेट नहीं होना चाहिए जो कंपनी के बिजनेस में रोज बेच रहा हो। वो ऐसा एसेट है जो कंपनी ने इंसिडेंटली बेच दिया जबकि बिजनेस किसी और प्रोडक्ट में डील कर रहा था, तभी उसको हम गेन कहेंगे। उसके बाद है लॉसेस। अब लॉसेस कब होती है? तो इसमें बस इतना समझिए कि जब एक्सपेंसेस यानी जब आपके खर्चे बढ़ गए आपके रिवेन्यू से, तो उसे हम लॉस कहते हैं। फिर चाहे वो फिक्स एसेट का ही हो। अब फिक्स एसेट का लॉस कैसे होगा? मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई या कोई चीज हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसके कारण अगर कोई लॉस हो गया वो भी लॉस के अंदर आएगा। उसके बाद आता है डिस्काउंट। अगेन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो जनरल टर्म में हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी चीज प्राइस को कम करके बेची जाए तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। गुड को बेचते समय जब उसकी प्राइस को कम कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि कंपनी ने उधार पे अपना गुड बेच दिया डेटर्स को और डेटर बढ़ गए उसने क्या कहा कि डेटर से कि अगर तुमने मुझे 3 महीने के अंदर पेमेंट वापस कर दी तो तुम मुझे ऐसा करना कि कुछ पैसा कम दे देना, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर कर दी तो, यानी एक कंडीशन लगा दी, यानी एक फिक्स टाइम दे दिया
कि अगर आप इतने पीरियड के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको इतनी हम छूट दे देंगे। तो अगेन ये किस लिए यूज हुआ, ये एक मोटिवेशन देता है डेटर को कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कंपनी को लौटा दे, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल्स में जाएंगे और जनरल और खास करके जब हम पीएलएन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से हमें करना पड़ेगा। उसके बाद आता है वाउचर्स। वाउचर क्या होता है, तो वाउचर ऐसा कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए यूज होता हो। यानी मान लो अगर कोई हैपनिंग हुई, कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ, तो उसके लिए कोई ना कोई एविडेंस भी होगा जो ये प्रूफ कर रहा हो कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। अगेन जैसे अगर आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी तो डेफिनेटली आपको इनवॉइस रिसीव हुई होगी, तो वो इनवॉइस क्या हो गया, एविडेंस हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई सेल किया है तो आपने जरूर कुछ ना कुछ बिल बनाया होगा, इसीलिए कहते हैं ना ग्राहक को बिल दो। तो वो बिल क्या चीज है, वो एक वाउचर है जो कि ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है गुड, यानी वो सामान जो बिजनेस प्रोसीजर प्रोड्यूस कर रहा है फिर सेल करता है। यानी बिजनेस जिस सामान को प्रोड्यूस करके बेचता है, यानी जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है, उसे हम गुड कहते हैं। गुड वर्ड अकाउंटिंग के स्टूडेंट से कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, वो हर चीज को गुड कहने लग जाते हैं जनरल टर्म्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड सिर्फ उसी वस्तु के लिए इस्तेमाल होती है जिसका प्रोडक्शन और सेल दोनों बिजनेस कर रहा हो। अगर वो प्रोडक्शन ना कर रहा हो तो फिर वो गुड नहीं होगी, फिर वो एसेट्स में आ जाएगी। उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग का क्या मतलब होता है, मान लो किसी यूजर ने या ओनर ने अपने यूज के लिए पैसा जो है बिजनेस से ले लिया या गुड ले लिया बिजनेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अगेन इससे होता क्या है कि बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है। लायबिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल को भी हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो जब पैसा लगाया ओनर ने तो लायबिलिटी में आई, लेकिन जब पैसा निकाला तो वो लायबिलिटी घट गई, क्योंकि उधारी कम होती जाएगी। उसी तरह आता है परचेज। परचेज का मतलब होता है जब कोई बिजनेस गुड को बेचने के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए खरीदता है कैश या क्रेडिट पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परचेजेस कहते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे होंगे, अगर आप कभी रफली देखेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको दिखाई देंगे, बट अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता तो आप उसको इजीली समझ नहीं पाएंगे। इसी तरह आता है स्टॉक। स्टॉक कई बार आपने सुना होगा। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि कोई भी गुड जो कंपनी के पास रखा हुआ है, फिर चाहे वो फिनिश गुड हो या ऑब्वियसली सेमी फिनिश गुड हो या रॉ मटेरियल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक इन हैंड कहते हैं। अब स्टॉक इन हैंड कंपनी के साल के एंड में बचा है। मान लो अगर साल के एंड में कुछ ऐसा गुड बचा है जो नहीं बिका, या कुछ ऐसा रॉ मटेरियल बचा हुआ है जो फर्दर अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो सारा क्या कहलाता है, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड कहलाता है और उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसी तरह जब अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड आपके पास बचा था वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है डेटर्स। डेटर कौन होते हैं, तो डेटर वो पर्सन या एंटिटी होती है जो बिजनेस से उधार पे गुड या सर्विस खरीदती है। अगर साल के एंड तक कुछ उधार बच रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सन्ड्री डेटर के नाम से बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो इनसे हमें मनी रिसीव होनी ही है, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्वियसली जब उधार है तो वो हमें पैसा तो देगा ही देगा, भले ही वो बाद में दे। उसी तरह क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर बेसिकली कौन लोग होते हैं, जो कंपनी को उधार देते हैं। ऑब्वियसली जब बिजनेस आप रन करते हैं आपको डे टू डे जरूरत को पूरा करने के लिए मनी की जरूरत पड़ती रहती है। मान लो कुछ पैसा आपने किसी से उधार पे लिया, लेकिन आप उसे साल के एंड में कुछ पैसा वापस नहीं कर पाए, तो उसे हम किस नाम से शो करते हैं, उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो अगेन अगर आप कभी भी बैलेंस शीट कहीं का भी देखें तो आप इजीली समझ पाएंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स
कौन लोग हैं और ये क्या चीज हमें डिपिक्ट कर रही है। क्रेडिटर्स यानी डेफिनेटली बिजनेस में उधार बहुत लिया हुआ है, और डेटर्स यानी बिजनेस से उधार पे बहुत लोगों ने लिया है जो बिजनेस को पैसा देंगे। तो आप इजिली ये चीजें समझ सकते हैं। सो होप कि आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी, बिकॉज ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और कई बार शॉर्ट में पूछ भी लेता है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने पूरा एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और डीप में जाके आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से निकाल के लाऊं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।